तो हमने लास्ट क्लास में, वैसे आज हमें पढ़ना क्या क्या है, आज हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये फैक्टर्स पढ़ना है। और इन दो बातों के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो ये यानी सॉलिड के टॉपिक के बाद जितने भी टॉपिक शुरू होने वाले हैं दे ऑल आर ट्रिकी टॉपिक्स। सही है, यानी केमिकल काइनेटिक्स है। लेकिन हम अपनी इस बात को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसे आप कहते हैं ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आप कहते हैं जिसमें कौन सी फोर्सेस मौजूद होती हैं? वीक फोर्सेस, एंड दीज आर नोन एज वंडर वॉल फोर्सेस। सही है, कौन सी फोर्सेस हैं? वंडर वॉल फोर्सेस। अच्छा, ये जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, अगर इसके लिए बात की जाए तो इसका मतलब हम इसे पहले भी देख चुके हैं। और आप इन सॉलिड से क्या बात करते हैं कि ये क्या है? सबलाइम्स। और अगर ये सबलाइम्स है तो इसका मतलब है कि आप इन्हें कौन से सॉलिड्स के तौर पर जानते हैं? वॉलेटाइल सॉलिड्स। सही है, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस। अच्छा, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है, तो एग्जाम्पल पर जाने से पहले अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो मैं आपसे कहूंगी बिलो रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर से भी लो रखते हैं, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर हमें, अगर कंटेनर में ओपनली है और सराउंडिंग के साथ इनका कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड है। लेकिन जैसे ही सराउंडिंग इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ये फौरी तौर पे क्या हो जाता है? लिक्विफाई। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। सही। और ये भी याद रखें कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैंने आपसे लो कहा है तो ये भी याद रखिए कि इनका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना हमारे लिए है तो पॉसिबल, लेकिन प्योर स्टेट के अंदर अगर इम्प्योरिटी आएगी हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। सही है, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में आप सबको याद होगा, आप किसे देखते हैं? ड्राई आइस को देखते हैं, आप आयोडीन सॉलिड को देखते हैं जिसे आप मॉलिक्यूलर आयोडीन कहते हैं। आप नैप्थलीन को देख रहे होते हैं कि ये क्या है? सनलाइन। सही, कैम्फर जिसे कहा जा रहा होता है। तो ये सारे के सारे सॉलिड्स क्या हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आपके पास जो एमसीक्यू अगर हम ट्रिकी बनाते हैं ना, आयोनिक को कोवलेंट के साथ कंपेयर करते हुए बनाते हैं और मेटालिक को मॉलिक्यूलर के साथ कंपेयर करते हुए बनाते हैं, क्योंकि मेटालिक एटॉमिक है और ये क्या है? मॉलिक्यूलर। सही, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड से रिलेटेड था। लेकिन ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फैक्टर्स है ना, ये छोटी सी एक बात है लेकिन डिफरेंट है। लेकिन मैं इस टॉपिक को ना आपके सामने इंट्रोड्यूस ऐसे करवाऊंगी कि क्या आप लोगों को याद है। यानी मैं पहला फैक्टर ही आपके सामने वो लिखूंगी जो आपने कभी अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में लाजमी पढ़ा, और वो क्या है? रेडियस रेशो के नाम से। अगर आपको याद हो, ये रेडियस रेशो क्या होता था? ये रेडियस रेशो रेशो है इन बिटवीन कैटाइन, नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। सही है, ये रेडियस रेशो बताता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप क्या होगा। सही। ये फैक्टर ना सिर्फ रेडियस रेशो है बल्कि पोलैरिटी भी है, यानी जिसको आप पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन का मतलब कितने नंबर ऑफ कैटाइन है और कितने नंबर ऑफ एनाइन है। जितने नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्गर क्या होगी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतना ही ज्यादा रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल या थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हमें नजर आएगी। अच्छा, इसी फैक्टर में जब आप ये बात देखते हैं तो हमें यहाँ से एक और बात भी पता चलती है। इस रेडियस रेशो से एक्चुअली हमें ये बात पता चलती है which is known as coordination number। सही है, क्या बनता है ये? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने सबसे पहले कहाँ पढ़ा है? ट्रांजिशन स्टेट। सही है, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स आप कहते हैं वहां पर आपने जो आईयूपीएसी नेम सीखा था, वहां आप कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पढ़ते हैं कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर या कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर आपको याद आए ये बात। लेकिन हम ये बातें याद करके जाते हैं।
और हम ये बातें कहाँ से याद करके आते हैं, इस पूरी टॉपिक की समरी आपकी बुक में फॉर्चुनेटली एक पेज पर मौजूद है, और हम उसे शायद इतना पढ़ने की जहमत नहीं करते हैं, और मुझे बुक सामने नजर आ रही है तो मैं उसमें से बता सकती हूँ कि आपके पास ये रहा, पेज नंबर 128 पर लिखा हुआ है बकायदा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। दो बातें लिखी हुई हैं, आयोनिक एसोसिएशन इसका मतलब पोलराइजेशन, और उसके बाद लिखा है रेडियस रेशियो। इन दो बातों को अगर आपने पढ़ा तो इसकी समरी कैसे निकालोगे, इस टेबुलर फॉर्म से। ये टेबुलर फॉर्म यानी पेज नंबर 128 129 सिंह टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। सही है, यहाँ पर टेबुलर चार्ट एक बना हुआ है जो मुझे लिमिट बताता है कि 0.15 से लेकर 0.22 तक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। हम अगर ये चार्ट याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो क्या होगा, शेप। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो शेप क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा, यानी हमें पूरी कोई कहानी याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये दो बातें रिवाइज करनी है और इस टेबुलर चार्ट को क्या करना है, पढ़ लेना है, याद करना है। क्या ये बात समझ आती है? सही है, मैं वो पेज नंबर आपके सामने मेंशन कर रही हूँ और आप उसे वहां से देखेंगे तो ये आपके पास बुक सिंटेक्स बुक के अंदर मौजूद है, और पेज नंबर है आपके पास 128 129। बड़ा छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन वहां से आपको उठा के क्या याद करना है, टेबल। सही है, यानी सॉलिड में ना दो बातें याद करने वाली लाजमी याद रखनी है। पहला जो मैंने आपसे कह दिया था, क्रिस्टल सिस्टम याद होना चाहिए। दूसरा, ये टेबुलर चार्ट जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेटा। अगर आपको याद नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या टेट्रागोनल बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है, सही है, या 3 जो है वो आपके पास कोई और स्ट्रक्चर बनाता है, या हेक्सागोनल कब होगा या ऑक्टाहेड्रल कब होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। सही है, और फॉर्चुनेटली कहिए इस टेबल में हर एक की एक एग्जाम्पल में मौजूद है, तो हम कोई बहुत बाहर से नहीं उठाते हैं एमसीक्यू। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम वही चीज उठा लें जो बुक में कहीं मेंशन है, क्योंकि बच्चे ने अगर वो भी पढ़ा है और उस वक्त उसे वो बात याद है तो समझिए उस बच्चे का आईक्यू लेवल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होगा। सही है, ये सॉलिड से रिलेटेड बात है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिफरेंट बना था, विच इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं तो फिर आपको एक चीज और याद रखनी पड़ती है, और वो एक और चीज क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, और क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, यानी आपके पास डिफरेंट, यस, स्ट्रक्चर हैव सेम क्रिस्टलाइन शेप। यानी आपके पास बहुत आसान बात है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर का क्रिस्टलाइन शेप क्या होगा, सेम। जैसे कि एग्जांपल NaF सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। सही है, इसकी कम से कम आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप इसे पहचान भी कैसे सकते हैं कि मैं अगर आपके सामने यहाँ लिखूं NaNO3 और लिखूं AgNO3, क्या ये आइसोमॉर्फ हो सकते हैं, तो आप कहेंगे यस, मे बी। हाउ यू प्रेडिक्ट, यहाँ भी 1:1 रेशियो है और यहाँ भी 1:1 रेशियो। अबाउट दिस 1:1:3, और यहाँ क्या है 1:1:3। जो आइसोमॉर्फ होते हैं ना उनका एटॉमिक रेशियो ज्यादातर क्या होता है, सेम। क्योंकि आइसोमॉर्फ की एग्जाम्पल याद करना बहुत ही रट्टा है, याद रह गई कितनी याद कर लोगे, हमें थोड़ी पता कौन सी आनी चाहिए या कौन सी आ जाए, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हाउ वी प्रेडिक्ट अबाउट द आइसोमॉर्फ। सही है, इनकी एटॉमिक रेशियो क्या होगी, सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, भाई जाहिर सी बात है वो अलग अलग कंपाउंड है, इसका मतलब इनका केमिकल बिहेवियर क्या हुआ, डिफरेंट। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मे बी सेम। ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। सही है, लेकिन जब मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं
तो बहुत आसान बात है कि सेम स्ट्रक्चर हैव सेम, यानी सेम स्ट्रक्चर की जगह अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सेम कंपाउंड भी कह सकते हैं। सही है, हैव सेम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऐसी बात कैसे आ गई है क्रिस्टलाइन शेप, यानी सेम कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट एर्गेनाइट फॉर्म में भी मौजूद है और कैल्साइट फॉर्म में भी नेचर में मौजूद, नाम अलग अलग है, और अगर नाम अलग अलग है तो दोनों का ज्योमेट्रिकल शेप भी क्या है अलग, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है सेम। पॉलीमॉर्फ में एटॉमिक रेशियो ने कुछ निकाली है। पॉलीमॉर्फ में आपको ये प्रेडिक्ट करना होता है कि कोई कंपाउंड अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर एग्जिस्ट करता है तो आप उसे क्या नाम दे रहे होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फ कहते हैं प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, तो आप लोग क्या करते हैं, इस पॉलीमॉर्फिज्म को एक और प्रोसेस के साथ मिक्स कर देते हैं, दैट इज नोन एज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है, अगर एक कंपाउंड एक से ज्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करता है, एलोट्रॉपी बताती है कि एलिमेंट अगर एक से ज्यादा शेप के अंदर एग्जिस्ट कर जाए, जैसे कि कार्बन के एग्जाम्पल, कार्बन क्या है, ग्रेफाइट एग्जाम्पल, कार्बन क्या है आपके पास, डायमंड टेट्राहेड्रल, कार्बन क्या है आपके पास यहाँ पर बकीबॉल, सही है, इसका अपना एक हॉलो स्ट्रक्चर है। कार्बन क्या है, कोल की फॉर्म में। कार्बन एग्जिस्ट, सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट इन द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, दैट प्रोसेस इज एलोट्रॉपी, नॉट द पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों में वन वर्ड डिफरेंस है, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर किसी एलिमेंट में हो रहा है ये काम तो आप उसे कहेंगे एलोट्रॉपी, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में हो रहा है ये काम तो आप उसे क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। सिमिलरली फॉर द सल्फर, मोनोक्लिनिक भी है और ट्राइक्लिनिक, सही है, प्लास्टिक सल्फर, रॉम्बिक सल्फर, आपके पास सल्फर की डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये आपके पास सॉलिड से रिलेटेड कुछ आपकी बातें थी जिनको आपने पढ़ना है, लेकिन इसमें से एक चीज याद करना है जो मैंने आपको रिमाइंडर बता, नोट डाउन करें कोई भी।
और बेटा तो हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें अब थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखना पड़ेगी, या हमें ये बात याद रखना पड़ेगी कि अगर मैंने आपसे सॉल्यूशन की बात की है तो सॉल्यूशन से रिलेटेड आपके पास कहानी ये है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस। लेकिन हमारे लिए इस वक्त सॉल्यूशन कौन सा इंपॉर्टेंट है? होमोजीनियस, है ना? कौन सा सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है? होमोजेनियस। जैसे कि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जैसे कि विनेगर प्लस वाटर, जैसे कि मिल्क प्लस वाटर, जिसमें आप कंपोनेंट्स या फेजेस को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं, या आपको पता ही नहीं लगता है जब तक कि आप उसे किसी केमिकल टेस्ट में ना नहीं कर सकते। सॉल्यूशन अगर होमोजेनियस है तो हम जानते हैं कि वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक कहलाता है सॉल्यूट और एक क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट आप इसे ऐसे मान सकते हैं विच इज डिसॉल्व, which is dissolved, और solvent आप किसे मानते हैं? in which dissolve। लेकिन मेरे लिए जो सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, वो इसलिए है कि अगर उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या, आप उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या मानते? स्ट्रेंथ का दूसरा नाम है कॉन्सेंट्रेशन। यानी क्या वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड? सही है, क्या है सॉल्यूशन, क्या है कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर सॉल्यूशन क्या है डाइल्यूट। जिसे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड कहा, इसका मतलब है सॉल्यूट वहां पर ज्यादा होगा और सॉल्वेंट वहां पर कम होगा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द डाइल्यूटेड, जिसमें सॉल्यूट क्या होगा कम और सॉल्वेंट क्या होगा ज्यादा। लेकिन अगर मैंने स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन की बात की है तो कॉन्सेंट्रेशन की एसआई यूनिट पर भी बात करनी है, और कॉन्सेंट्रेशन की एसआई यूनिट क्या कहलाती है? मोलैरिटी। सही है। अब इस मोलैरिटी को आप कैसे जानते हैं? मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम की बात करें, यानी आप किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को किसमें वॉल्यूम में लेकर आए, लेकिन वॉल्यूम की एक शर्त है, वॉल्यूम शुड बी इन क्यूबिक डेसीमीटर या फिर लीटर्स। अच्छा, लेकिन अगर मैं मोलैरिटी की रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो आप उसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से भी, आप उसे मोल पर लीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आज आपको एक और बात बता दूं, आप उसे अगर इस केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट से भी क्या करते हैं रिप्रेजेंट। यानी अगर आपको कोई सब्सटेंस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आ जाए केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो आप फौरी तौर पर अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा इस सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यहाँ पर क्या मौजूद है? मोलैरिटी। अगर आप उससे कहेंगे कि इसके अदर यूनिट्स भी हैं तो यस, अदर यूनिट्स भी हैं जिनकी पूरी लिस्ट है, जिसमें से आपके पास मोल फ्रैक्शन भी है, जिसमें आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी है, जिसमें आपके पास मोलैरिटी भी है। यस, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी में एक ही फर्क है, वहां मोल्स पर वॉल्यूम था, यहाँ मोल्स पर किलोग्राम। सही है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास नॉर्मैलिटी भी है, लेकिन हमारे लिए इसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट के तौर पर पढ़ना होता है मोलैरिटी। इसके क्वेश्चन अगर आ जाए तो बड़े आसान से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेट मोलैरिटी। मैं आपके सामने एक एग्जांपल करूंगी, कैलकुलेट मोलैरिटी। सही है। व्हेन 80 grams of NaOH,
सही, dissolved in 500 cubic centimeter water। हमें इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट, याद रहे कैलकुलेटर है तो हमें जरा अलर्ट रहना है। सबसे पहले देखा ग्राम्स लेवल था, मैंने लिखा 80 ग्राम्स, लेकिन मुझे तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो 80 डिवाइडेड बाय 40 कर दिया। 40 कहाँ से आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब है आंसर क्या आ रहा है, 2 मोल्स आ गए। लेकिन ये जो वॉल्यूम था, दिस वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन द क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, क्यूबिक डेसीमीटर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5। मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5। आप जानते हैं कि किसी वैल्यू को 0.5 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू डबल हो जाती है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, 4। इस तरह की सिंपल कैलकुलेशन आंसर सही है, जिसमें आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन आ जाए। सही है, इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है, बस वैल्यूज क्या होती हैं, फुली तौर पर ऐसी रखी जाती हैं कि आप परेशान ना हो और आपको उसकी कैलकुलेशन सही नोट डाउन करें कोई भी, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्सडे आप लोग लिक्विड प्लस सॉलिड, सही है। मैं इसका क्लास टेस्ट लूंगी आपसे, और टेस्ट लेने का मतलब है कि यस आपको पता होना चाहिए कि वो आपने पढ़ के अच्छे से आना है।
हाँ बेटा। इधर ले लीजिए अगर मीनिंग है ऑल ऑफ यू। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें हम सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है रेट ऑफ हीट। यानी मैंने आपसे अभी बात नहीं की कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, लेकिन अगर मैं अब आपको बताऊं तो इसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं, यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन वही है जिसको आप कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। फिर ये हमें ये भी बताता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, आखिर वो रिएक्शन हो कैसे रहा है इसके बारे में भी हमें बता। ना सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बताता है, बल्कि ये भी बताता है फैक्टर्स ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। यानी जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा, उसे आप कहेंगे कि वो भी किसका पार्ट है, केमिकल काइनेटिक्स। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑप्टिमम कंडीशंस। बायो के स्टूडेंट हो और उनको ऑप्टिमम का वर्ड समझ ना आए, पॉसिबल नहीं। ऑप्टिमम किसे कहते हैं, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, यानी एक वो पर्टिकुलर कंडीशन जिस पर आपके पास कोई मैक्सिमम काम हो सकता है। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में पीएच ऑप्टिमम, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमम, सही। इसका मतलब क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन पर ही नजर आती है। कम या ज्यादा हो जाए, फीवर हो जाए ज्यादा, तब हम जो है वो बड़ी रेस्टलेस कंडीशन के अंदर जाते हैं, डिजीनेस हो जाती है। क्यों, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। हम किसी कोल्ड एरिया में चले जाएं तो इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर क्या होगा, कम। और अगर टेम्परेचर कम है तो वहां पर भी जो है, या बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, विंटर सीजन है, तब भी जो है वो बॉडी इतना एक्टिवली बिहेव नहीं करती। तो ऑप्टिमम कंडीशन ही मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दी कि आपको याद आ जाए कि आप ये बायो में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्टिमम कंडीशंस क्यों, यहाँ पर किस लिए, टू ऑप्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ, या मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, क्योंकि जब हम यील्ड कह देते हैं ना तो इसका मतलब एक ही होता है, प्रोडक्ट कितना बनता है। आखिर वो ऐसे कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस होंगी जिनको अप्लाई करने से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, इन सारी बातों के बारे में पढ़ना आपके पास क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स। जिसमें से आप सबसे पहले जिसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन, चलो जरा पढ़ते हैं। मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा जिसमें ए से क्या बन रहा है, बी, यानी रिएक्टेंट ए क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बी, सही। मैं आपसे यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन कहा तो दिमाग में पॉइंट बना के रखना है कि सिवाय मोलैरिटी के किसी और यूनिट पे बात नहीं करनी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैंने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं लिखा है, क्या लिखा है मैंने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सही। और मैंने इसका फॉर्मूला आपको साथ साथ बता दिया, पर यूनिट टाइम। इसका मतलब मैं आपसे कहती हूँ हाउ वी कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन या हाउ वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब इसमें होता क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे काम क्या हो रहा है, आपके पास रिएक्टेंट कंज्यूम होता है यानी कम होता है, और जितनी तेजी से रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उतनी तेजी से प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। यानी जितने टाइम में रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उतने टाइम में प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब बहुत आसान बात है
कि आप एक वक्त में दोनों को नहीं देख सकते, आप एक वक्त में एक को ऑब्जर्व कर लें तो आप एक्यूरेटली काम कर रहे होंगे, वरना शायद आपका डेटा प्रिसाइज भी ना आए। तो आप कहते हैं कि मैंने ये कहा कि रिएक्टेंट इतना कम हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो भी मुझे रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी। और मैं आपसे कहूँ नहीं जी मुझे तो इतने टाइम के अंदर प्रोडक्ट इतना बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है वो भी क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी चेंज इन concentration of reactant or product per unit time is called as rate of reaction। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कहानी है। अगर आपने एट अ टाइम दोनों को ऑब्जर्व किया तो आप एज अ केमिस्ट वहां कोई एक्यूरेसी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, सही है। फिर जब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो मैंने कहा चेंज, तो चेंज वर्ड किसके लिए आता है, डेल्टा। और कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि मेरे लिए अननोन है तो मैंने क्या लिखा, एक्स, और टाइम के लिए क्या लिखा। हम ये बात जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर किस यूनिट में होगी, आपने कहा मिस यूनिट होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और टाइम किस यूनिट में होगा, सेकंड। यानी कॉन्सेंट्रेशन की भी एसआई यूनिट और टाइम की भी मैंने क्या लिखा है, एसआई। लेकिन क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहें बस BMQ की जगह अगर हम लेटर्स भी लिखते हैं तो क्या काम हो सकता है, तो मैंने वो भी लिखी। एम आई राइट। अच्छा अब अगर मैं इसे कहूँ कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को डिस्क्राइब करता है, तो आप कहेंगे यस ऑब्वियसली ऐसा ही है। और मैं आपसे कहूंगी क्या ये भी इसकी यूनिट को डिस्क्राइब करता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, तो क्या ये भी इसको डिस्क्राइब करेगा, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली ये भी क्या करता है, इसे डिस्क्राइब। फिर आपसे एक और बात, मैंने आपसे कहा कि क्या ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, तो आप कहेंगे यस। मोल पर डीएमक्यू या मोल पर लीटर को हम क्या लिख सकते थे, कैपिटल एन। और यहाँ क्या नजर आ रहा है, सेकंड इनवर्स। तो सवाल अक्सर एमसीक्यू में ऐसे बन जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। और हमें ज्यादातर जो हम अपने दिमाग में रख के जाते हैं ना वो ये बात है, जबकि ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन फॉर द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अच्छा लेकिन इसकी ग्राफिकल सिचुएशन भी है। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर हम ग्राफ के जरिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द ट्रिकी वन क्वेश्चन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिखा यहाँ पर, और यहाँ मैंने क्या लिखा, टाइम। सही है, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करके दिया, और इस कर्व से मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है या फिर ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो बताओ क्या, कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता तो हम कहते हैं कि ये किसके लिए है, रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या होगी, ज्यादा। सही है। अच्छा जी अब दूसरी बात, ये जो इस ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है जिसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया, ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या बताती है कि प्रोडक्ट बन रहा था, यस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और एक टाइम ऐसा है इट बिकम्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जितना बनना था बन गया। दूसरा ऑप्शन रिएक्टेंट क्या हो गया, फुली कंज्यूम। अच्छा फिर एक और बात, हम अक्सर क्या करते हैं इस ग्राफ पर मार्किंग कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम मैंने यहाँ मिनट में लिख दिया, कोई भी वैल्यू हो हमें से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिनट है तो हम मिनट, अगर आंसर मिनट्स में है तो हम मिनट्स में दे देते हैं, सेकंड में कन्वर्जन है तो सेकंड में करके दे देते हैं। लेकिन जिसमें पूछा जाए बस उसी में। और आपके पास यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन की क्या की, मांग कर दी कि भाई 5 है, और फिर यहाँ फॉर एग्जाम्पल 2 है, 4 है, 6 है, या इसको ऐसे भी कर देते हैं जैसे भी आपके पास ग्राफ से रिलेटेड कहानियां होती हैं बिल्कुल वैसे, कि 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर। इसका मतलब इसके दरमियान में क्या क्या मौजूद है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। सही है, या और भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है 5 10 15 और सो ऑन।
और यहाँ पे भी टाइम ऐसे ही हो सकता है कि 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। रैंडमली आपसे एक ग्राफ दे दिया जाए और उसके ऊपर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए और आपसे कहा जाए बताओ यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सही है, क्या होगा। तो आपके पास तो उसको क्योंकि प्रॉपर्ली ग्राफ होगा ना, लेकिन चलो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये 3 का हाफ नहीं है बल्कि हाफ से थोड़ा ज्यादा है। ये तो मैंने इसको क्या ले लिया, 3.1, 3.6 कर दिया। चलो सही है अंदाजा, क्योंकि अभी तो मैंने हाइपोथेटिकल एक ग्राफ ड्रॉ किया था। और ये जो है वो 2 और 4 के अप्रोक्सीमेटली अगर हम हाफ भी कह देते हैं तो हमारी आसानी है, और हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3। सही है। अगर टाइम, अगर रेट ऑफ रिएक्शन में पर सेकेंड ना लिखा हो बल्कि ऐसे लिखा हो मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट, तो आप मिनट में ही आंसर लिखिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको हमने यहाँ पे बहुत मुश्किल में नहीं डाल, क्यों नहीं डालते, क्योंकि 1 मिनट में आप जानते हैं कितने सेकंड्स हैं, 60। और अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो आपके लिए डिवाइड करना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है विदाउट कैलकुलेटर। है आसान काम, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें इसकी वजह से हमारे 2 से 3 एमसीक्यूज का मार्जिन या टाइम एक्यूरेसी लेवल क्या होता है, डिस्टर्ब। तो जिस ऑप्शन में हम आपसे बात करते हैं मिनट्स का, आप उसी ऑप्शन में अगर आंसर वहां पे है तो दैट्स गुड, होता भी ऐसे ही। अभी तक जितने भी सवाल आए हैं वो इसी तरह से हैं। सही है। और अगर यहाँ मिनट नहीं है, डायरेक्टली सेकंड्स के में है, तो आप सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। हम आपको तंग ही नहीं करेंगे कि यहाँ मिनट है, बल्कि यहाँ पे क्या है, सेकंड। सही। तो आपके पास आंसर क्या आएगा आप जानते हैं, क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर, क्या 1.6 लिखूंगी या 0.6 लिखूंगी, जल्दी। दोनों ही नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों ही इसके आंसर नहीं है, गुड। इसका मतलब है कि आवाम जाग रही है। सही। तो इसका आंसर क्या है, 1.2। इस तरह आपको कोई भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आपने क्या करना है, बात करनी है कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये बस, और इस तरह की कैलकुलेशन आपने अपने प्रीवियस रेगुलर क्लासेस में बहुत कम की है। हाँ ग्राफ समझा है, लेकिन इस तरह की कैलकुलेशन नहीं आती, और हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन उठाते हैं। और पहले ही बता दूं, ये कैलकुलेशंस हम ज्यादातर उठाते हैं ओ लेवल्स के जो है वो पैटर्न से, क्योंकि वहां पर स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के बकायदा ग्राफ है और इसी तरह की आसान कैलकुलेशन है, तो अक्सर उस पैटर्न से भी उठाए जाते हैं आपके असेंबली लेवल के लिए। सही है, नोट डाउन करें कोई भी।
हाँ बेटा। बेटे आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया सबने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं और हम इससे रिलेटेड लॉ ना पढ़ें, and that is known as the law of mass action. सही है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना मास एक्शन, इसे हम एक्टिव मास भी कहते हैं, और जिसे हम कहते हैं एक्टिव मास, हम उसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी आप उसे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर या फिर मोल पर लीटर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस लॉ ने हमें सिखाया कि आप उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ये लॉ हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन से पहले ही मुझे बताता है रेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब सब्सटेंस तो कोई भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस, उसके मुताबिक अगर एक्टिव मास ज्यादा है तो इसका मतलब रेट भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन हमें सब्सटेंस तो देखना नहीं है, तो हमें तो क्या देखना होता है, कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट। तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सही प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि हमारा मानना है रिएक्टेंट एक भी हो सकता है और रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक के लिए तो मसला ही नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा आ जाए तो यहाँ पर कोई और सिंबल नहीं आता है सिवाय इसके मल्टीप्लाई। तो rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of all reactants involved in that particular chemical reaction. यानी इस लॉ के स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। पहला बताता है सब्सटेंस के बारे में कि सब्सटेंस का एक्टिव मास ज्यादा है तो रेट भी क्या है, ज्यादा। और दूसरा ये बताता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। मतलब रेट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, ज्यादा। जब हम इसे प्रोपोर्शनली साइन जो है वो हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। एंड दिस होल इक्वेशन इज नोन एज रेट इक्वेशन, और या फिर आप इसे कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। ये खाली किसके लिए होती है, या लॉ ऑफ मास एक्शन आप चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, सही, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर आप यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमेशा कॉन्सेंट्रेशन किसकी इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट। सही, और ये कहलाएगा क्या, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन क्या करता है, रिलेशनशिप बता रहा है किसमें, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दर। सही है। अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपसे कहूँ, एक एग्जांपल है मेरे पास, मैंने लिखा यहाँ पर NO + O2 इट फॉर्म्स 2NO2।
और इक्वेशन ऐसे है, और मुझसे कहा जाए कि इसका रेट एक्सप्रेशन लिख दीजिए या इसकी रेट इक्वेशन बता दें। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा सबसे पहले एनओ, लेकिन मसला ये है कि इस एनओ में कोफिशिएंट भी है, and that coefficient will always appear as the power of that particular chemical reaction या reactant। तो आपके पास यहाँ पर O2 मौजूद है और O2 की पावर 1 है और हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, इसका मतलब रेट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, रेट इक्वल्स टू के और यहाँ क्या आएगा NO2 पावर क्या आएगी 2, सॉरी NO पावर क्या आएगी 2 और यहाँ क्या है ऑक्सीजन, ये बनेगा इसका क्या रेट एक्सप्रेशन। अच्छा कभी कभार क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा बुरा पैटर्न है कि हम जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं ना प्रीगेट लेवल पर, तो हम किसी पुराने पैटर्न को भी फॉलो कर जाते हैं, ध्यान में नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि वो तो बच्चे ने पढ़ा होगा। ये जो रेट है ना, इसे हम एक और पैटर्न से भी लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज dx अपॉन dy। डी का मतलब होता है ये एक मैथमेटिकल टर्म है व्हिच इज डिफरेंशियल, यानी स्मॉलर चेंज। स्मॉलर चेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, सही है। तो दैट इज, अगर कभी ऐसे भी फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आया dx अपॉन dy इक्वल्स टू k और फिर लिखा हो na पावर 2 और फिर O2, तो आप समझ जाएंगे दैट dx अपॉन dy मींस, अगर आपसे कहा जाए कि y एक्चुअली या dx अपॉन dy की जगह अक्सर dt होता है, तो आप फौरन पहचान कैसे पहचान लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा x अपॉन t, so that is differential of the concentration of substance divided by the differential of the time। तो रेट को अगर कभी कभार यहाँ पर dx अपॉन dt से भी रिप्रेजेंट किया जाए, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आप वहां पर रेट को ही कह रहे हैं और कुछ भी, सही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको असल में ना हम एक टर्म से पढ़ाते थे कि जब हम आपसे कहते थे ना कि रेट इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो इसे हम एक नाम कह देते हैं, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। क्या नाम देते हैं हम इसे, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर टाइम। यानी मैं आपसे कह दूं कि अच्छा बताओ यहाँ पर 5.5 जब आपके पास मोल पर dm क्यूब था, तो उसका टाइम कितना, सही है। या फिर मैं आपसे कह दूं कि अच्छा मुझे बताओ कि 5 जो है वो सेकंड्स पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना, तो जब आप पर्टिकुलर मोमेंट डिसाइड कर लेते हैं तो फिर अब आप उसे सिर्फ रेट, तो एक जनरल टर्म है लेकिन उसकी करेक्ट टर्म क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt, सही है। dy मैंने आपसे इसलिए कहा कि ये तो खैर बहुत ही पुराना पैटर्न हो गया है, अब इसके बारे में बात भी नहीं की जाएगी, लेकिन टी से बच्चे पहचान लेते हैं कि अच्छा एक तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन और टी क्या था आपके पास टाइम, ऐसे क्लियर, नोट डाउन करते हैं इसे। और आपको मैं अनाउंस कर चुकी हूँ, तो जब आप थर्सडे की क्लास में बैठेंगे तो एक छोटा सा टेस्ट होगा लिक्विड प्लस सॉलिड का, चलिए, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और तैयारी से आना है, और उसके मार्क्स में ग्रुप पे इंशाल्लाह अपलोड भी करवाऊंगी, चेक करेंगे। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि अब हमारे लेक्चर्स होना शुरू हो गए हैं ट्रिकी, तो बराबर में सारे लेक्चर्स में आप नजर आएंगे। क्या मैंने आप सबको ये वर्कशीट्स दे दी हैं, जो नहीं है क्लास में प्लीज वो जो है वो